मेरी आवाज आ रही है आप लोग को? जी सर। आनी शुरू है? जी सर। यस सर, आ रही है। ठीक है ठीक है। अच्छा, पहले मुझे आप लोग अपनी अटेंडेंस दे दें, फिर उसके बाद जो है वो आगे का सिलसिला शुरू करते हैं। ठीक है, तो आप लोग जरा अपना माइक खोल लीजिएगा। माइक खोल लिए? जी सर। यस सर। अब्दुल समद खालिद हैं? यस सर। अबू बकर? नहीं है। एहसन फैसल सिद्दीकी? प्रेजेंट। आयशा? प्रेजेंट। असफा शौकत? असफा शौकत हैं? नजर नहीं आ रही है मुझे। अच्छा, एक सेकंड। जल्दी आ जा, अटेंडेंस हो रही, जल्दी आ। अच्छा, असफा शौकत नहीं है ना? फारूक? फातिमा अब्बास है? नहीं है? एब्सेंट। नहीं है जी। अच्छा मैन को बुला। अच्छा, हसनैन? हसनैन? सर उनका कनेक्ट नहीं हो रहा अभी। अच्छा चलो। कायनात? कायनात है? हो सर। खुर्रम? प्रेजेंट सर। लाइबा वसीम? लाइबा? एब्सेंट। लारेब मोहसिन? एब्सेंट। माहिर खान? प्रेजेंट। प्रेजेंट है। अच्छा, मानूर पीरजादा? एब्सेंट। मानूर पीरजादा नहीं है अभी तक। अच्छा, मनाहिल आदिल? मनाहिल आदिल? एब्सेंट। असफा ने ज्वाइन कर लिया है? अच्छा, मनाहिल आदिल नहीं है। मोहम्मद उसामा? एब्सेंट। एब्सेंट है। मुइस तारिक? मुइस तारिक तो नजर आया था मुझे। है बस। मुरसल? मुरसल? मुरसल नहीं है। निमरा? निमरा है? यस सर। हाँ, निमरा है। अच्छा, नूरुल हुदा? नूरुल एब्सेंट। हुदा कहाँ है भाई? अच्छा, सदीक? अच्छा, फारे यस आबिदी? सर। फारे हैं? सर जी सर, प्रेजेंट। हाँ ठीक है। मीसम? मीसम नहीं है? मीसम गायब है। ताज बानो आ गई है? तौकीर भी है। तौकीर कहाँ है? सर आएंगे अभी थोड़ी देर में। अच्छा, उम्मे रोमान? उम्मे रोमान? एब्सेंट। उनसा? उनसा? उनसा की नज़र तो आई थी मुझे, नाम नज़र आया था। उनसा मरियम? सर थी, अभी भी नहीं है। अच्छा, उरूज? उरूज मुश्ताक? प्रेजेंट। प्रेजेंट है भाई है। वानिया? वानिया भी है। अच्छा, मारिया? मारिया दाऊद नहीं है? प्रेजेंट सर। है? जी जी। अच्छा, तो आप किस नाम से आ रही है? मेरे पास इसमें नज़र क्यों नहीं आया हुआ? मारिया सर। अच्छा, मारिया है। नज़र भी अली जान? अली नहीं एब्सेंट है? सर। नहीं सर। अली एबसेंट है। और सरोज? सरोज भी नहीं है? एबसेंट है। चले, बाद में कोई आता है तो फिर ऐड करते हैं। ठीक है, स्क्रीन शेयर हो रही है? जी सर। अच्छा ठीक है। अब देखो, एक चीज़, दो तीन चीज़ें और समझ लो जो मैं आप लोगों से जिक्र कर रहा था ना कि ये जो बिल आखिर जो है वो तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेज नाकामी का शिकार हो गई बिल आखिर, और उसका रिजल्ट यही होना था। ऐसी बात है, कांग्रेस उसके अंदर ऑन बोर्ड थी लेकिन नहीं भी थी। मुस्लिम लीग के कुछ मुतालबात माने गए लेकिन सारे नहीं माने गए, और उसका रिजल्ट इस सूरत में निकल कर आया कि एक सेकंड, ये कुछ और लोग आ गए, ऐड कर दूँ पहले। ये कौन आ गया? हंसा मरियम?
ये अपने नामों से क्यों नहीं आ रही है? ओपीपी पता नहीं कौन आ गया, अब कैसे पता चलेगा ये कौन आया? अच्छा, तो उसका रिजल्ट ये निकल कर आ रहा था कि अब सर वो जो जी, फातिमा प्रेजेंट है, फातिमा है शायद वो। अच्छा फातिमा आ गई है। हम्म, चलो जो आ गए ना, जिनका अभी अभी बिल्कुल ज्वाइन किया ना, अगर उनको मेरी आवाज़ आ रही है तो बिल्कुल एंड पे अपना नाम मुझे बता दीजिएगा, मैं उनको ऐड कर दूंगा। तो प्रेजेंट लगा दूंगा उनकी, ठीक है ना? बस थोड़ी देर, जितनी देर की 40 मिनट में फिर कट जाएंगी ना इसमें। तो उसका बाद सिलसिला ये होता है कि जो उनकी मुखालफत का सिलसिला था कांग्रेस की हमारे साथ और हमारी उनके साथ, उसमें मज़ीद इजाफा हो जाता है। फिर उसके बाद एक अहम काम, ये तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस की तकरीबन नाकामी ही होती है और उसको नाकामी के अंदर ही शुमार किया जाता है, उसको कोई कामयाब कॉन्फ्रेंसेस नहीं कहा जाता, क्योंकि उसके अंदर जो किरदार दोनों तरफ से नज़र आया, पार्टिसिपेंट की तरफ से, वो कोई बेहतर नहीं था, और जो रियासतों की तरफ से भी लोग शरीक हुए थे उन्होंने भी इसके अंदर कोई खास रिस्पॉन्स नहीं दिया। जब दो बड़ी पार्टियां उसमें रिस्पॉन्स नहीं दे रही तो बाकी लोग क्या उसमें कर सकेंगे? उसका रिजल्ट ये हुआ कि फिर 1933 में 1933 में एक और अहम काम होता है, जो कि एक साहब जो कि लंदन में मौजूद होते हैं और आप सब लोग उनके नाम से वाकिफ़ भी हैं, उनके बारे में आप सबके इल्म में है। बल्कि आप में से अगर कोई किसी को याद है तो मुझे बताया अपना माइक खोल के कि सबसे पहले पाकिस्तान का नाम किसने तजवीज़ किया था? किसी को, जिसको भी याद है? चौधरी रहमत अली चौधरी शायद। रहमत अली। चौधरी रहमत अली, बिल्कुल। 1933 में बिल आखिर चौधरी रहमत अली की छलांग लगती है, और चौधरी रहमत अली छलांग ऐसे लगाते हैं कि वो लंदन में थे, वो एक खुद बैरिस्टर थे, और क्या कहते हैं, उनका जो है बड़ा अच्छा एक मुसलमानों के साथ एक अच्छा रवैया, एक गहरा ताल्लुक था, थे मुसलमान। उन्होंने पहली दफ़ा एक आर्टिकल पब्लिश किया जिसका नाम उन्होंने रखा नाउ और नेवर, अब और कभी नहीं, यानी कि अब और कभी नहीं। जब ये राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस की नाकामी, साइमन कमीशन की नाकामी, नेहरू रिपोर्ट और जिन्ना साहब के जो 14 नुकात थे, उस सब की नाकामी, और मुसलमानों और हिंदुओं के दरमियान कोई मफाहमत, कोई रास्ता, कोई आइनी रास्ता निकलता हुआ नज़र नहीं आया, कोई कानूनी रास्ता निकलता हुआ नज़र नहीं आया, उस पर चौधरी रहमत अली ने एक आर्टिकल लिखा। उस आर्टिकल में उन्होंने उन्हीं तमाम इलाकों का हवाला देके जिसका जिन्ना साहब ने 14 नुकात में और खुतबा इलाहाबाद में अल्लामा इकबाल ने नज़रिया पेश किया था, ये कि इन रियासतों को अलग कर दिया जाए और अलग खुद मुख्तार हैसियत दी जाए। लेकिन इनके मुतालबे में और जिन्ना साहब के मुतालबे में और खुतबा इलाहाबाद के मुतालबे में ज़रा सा फ़र्क था। फ़र्क वो ये था कि इन्होंने पहली दफ़ा उस जो खित्ते थे, पांचों खित्ते जिनका अब तक जिन्ना साहब, इसमें सिंध, पंजाब, बलूचिस्तान, सरहद, कश्मीर और हैदराबाद दक्कन की रियासत की छठी रियासत जो थी, इन रियासतों के बारे में चौधरी रहमत अली ने आर्टिकल लिखा नाउ और नेवर में, और उन्होंने ये कहा कि अब हम साथ नहीं रह सकते, मतलब अब मुमकिन नहीं रहा, मतलब इन तमाम ख़राब हालात के बाद अब सूरत हाल ये है कि अब ये बेहतरीन टाइम है, पीक टाइम आ गया है कि अब हमें अलहदा हो जाना चाहिए, कि मतलब इसके बाद हमारा साथ रहना नामुमकिनात में से कि अब हम लोग साथ रह सकते हैं, तो अब मतलब अलहदगी ज़रूरी है, नहीं कि हमारे आपस में जो है ना वो साथ रहना नामुमकिन है। तो उसके लिए उन्होंने नाउ और नेवर का ये आर्टिकल लिखा। उसमें इन्होंने पहली दफ़ा कहा कि ये जो 5 रियासतें जिनका मुतालबा हम करते हुए आ रहे हैं, जिसको हम सूबाए खुद मुख्तारी दिलवा रहे थे बुनियादी तौर पे, अब इन्होंने मुतालबा किया कि हम ये चाहते हैं कि इनको सूबाए खुद मुख्तारी नहीं दी जाए, बल्कि इनको एक अलग रियासत की शक्ल दी जाए। यानी कि पहली दफ़ा हमने रियासत पाकिस्तान का मुतालबा इस सूरत में पेश किया कि हमने कहा कि स्टेट्स नहीं चाहिए हमें, हमें एक स्टेट चाहिए, एक रियासत चाहिए जिसमें ये पाँचों सूबे शामिल होंगे। और यानी कि छठा सूबा हैदराबाद दक्कन तक को भी उन्होंने शामिल किया था, और उन्होंने इसके अंदर ये भी एक तजवीज़ पेश की थी कि अगर मुमकिन नहीं है, क्योंकि हैदराबाद दक्कन दूर है हमसे और बंगाल की रियासतें दूर हैं, तो इन रियासतों को अलग एक हैसियत में, लेकिन उसका नाम उन्होंने उस्मानिस्तान रखा था, पाकिस्तान नहीं, उस्मानिस्तान। और ये जो इलाके थे जिसको हम चार जो हमारे पाकिस्तान के इलाके हैं, कश्मीर समेत, इन इलाकों को उन्होंने कहा था। जी, ये किसी ने कुछ पूछा है क्या? किसी ने कुछ पूछने की कोशिश की है? कोई भाई कुछ पूछ रहा था या नहीं? अच्छा, नहीं, ऐसे कुछ आ गया होगा। जी हाँ, आप भी क्या कह रहे हैं? फारे कुछ कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? फारे कुछ कह रहे हैं? आवाज़ आ रही है मेरी? सदीद आवाज़ आ रही है? जी सर आ रही है। अच्छा, ये सवाल आया, फारे ने हाथ रेस किया लेकिन फिर गायब होगा, पता नहीं है। अच्छा, तो मैं जो चीज़ आपको बताने की कोशिश कर रहा था वो ये थी, ये पहली दफ़ा चौधरी रहमत अली ने इसके अंदर ये कोशिश की कि हम जो है वो अब इन रियासतों को मिलाकर एक रियासत बनाई जाए, जिसको उन्होंने पाकिस्तान का नाम दिया।
लेकिन जैसे ही उन्होंने आर्टिकल पब्लिश हुआ तो वैसी बात है इंटरनेशनली और कांग्रेस की तरफ से तो बहुत शोर उठा, लेकिन जो एक असल शोर जो जिन्ना साहब की तरफ से भी उठा, और जिन्ना साहब ने कहा कि नौजवानों को अभी फौरी तौर पर जज्बाती नहीं होना चाहिए, ये कोई जज्बाती मामला नहीं, ये सियासी मामला है और उसको हम सियासी तौर पर ही हल करेंगे। ये ऐसा नहीं है कि हमने कोई मार धाड़ करके या हंगामा करके लड़ाई झगड़ा करके हमने मुल्क हासिल कर लेना है या रियासत हासिल कर लेनी है। और ये नौजवान है, ऐसी बात है, उस टाइम पे चौधरी रहमत अली नौजवान थे, तो उनका ख्याल ये था कि नौजवान जज्बाती हो रहे हैं और उन्होंने बहुत जल्दी ज़रा से ही यानी कि गोलमेज कॉन्फ्रेंस की नाकामी जैसे ही हुई और कांग्रेस के थोड़े से रवैये से घबरा के उन्होंने जो है वो ये फैसला किया कि अब हमें जो है वो अलहदा रियासत का क़याम जो है वो बना लेना या अलहदा रियासत का क़याम अमल में लाना चाहिए। तो इसकी वजह से बुनियादी तौर पे जो है वो जिन्ना साहब ने उसकी मुखालफत की, लेकिन खैर उनका आर्टिकल जो था वो पब्लिश हुआ और उसके बाद जो है पहली दफ़ा पाकिस्तान का नाम लोगों ने सुना। इससे पहले अब तक हमने कभी आज़ादी का या पाकिस्तान आज़ादी का तो खैर हमने अभी भी इसमें भी मुतालबा नहीं किया, हमने सिर्फ एक रियासतों की मुतालबा किया जिसके अंदर इख्तियार जो इक़्तिदार होगा ऊपर वो तो अंग्रेज़ का होगा, नीचे हमारी एक आज़ाद रियासत होगी जिसका नाम पाकिस्तान होगा। ये 1933 में उन्होंने कामनामा अंजाम दिया, लेकिन वो ज़ाहिर बात है उसका आगे जाके उसका असर आना था, अभी फिलहाल तो कोई चीज़ नहीं आनी थी। ये 1933 में एक और अहम काम हुआ तीनों गोलमेज कॉन्फ्रेंसेस की नाकामी के बाद। इसके बाद क्या होता है, अब जो अंग्रेज़ ने जो अंग्रेज़ के साथ जो मामला चल रहे थे और हिंदुस्तान के जो मामला चल रहे थे, अब अंग्रेज़ ने इस चीज़ को जज कर लिया कि भाई देखो 1909 का जो वो आया था आईनी पैकेज, वो भी हमने खुद दिया था, मुसलमानों से हमने एक मुतालबा मंजूर कर लिया था, लेकिन उसके अलावा हमने खुद बना के दिया था। वो 1919 में जो आया वो भी हमने खुद बना के दिया था, लेकिन हमारी ख्वाहिश ये थी कि मुसलमान और कांग्रेस को बनाने में कुछ कामयाब हो जाए, कुछ आईनी मसले को रिजॉल्व करने में कामयाब हो जाए। अच्छा, इसकी मिसाल आप थोड़ी सी अगर जदीद पॉलिटिक्स से समझना चाहें ना तो आपको आसानी से समझ में आएगी। जैसे मिसाल के तौर पर सियासत में कोई चीज़ हतमी नहीं होती, एंड नहीं हो जाता, मतलब दुश्मनी में ये नहीं होगा कि अब आपको दीवार से लगा दिया आपको मार दिया जाएगा, खत्म हो जाएगा। जैसे मिसाल के तौर पे आपकी ताज़ा पॉलिटिक्स में आप समझना चाहें कि जैसे पीटीआई एक गवर्नमेंट में है और अपोजिशन की पार्टी है जिसमें नून लीग है, पीपल्स पार्टी है, फजल रहमान साहब है, दीगर लोग हैं, एक अपनी सियासी एक अलग अपना मौक़िफ़ रखते हैं। तो ऐसा नहीं होता कि दूसरी सियासी जमात को मार के ख़त्म कर दो, क्या नहीं भाई इनको ख़त्म ही कर दो, इनको कत्ल कर दो, फांसियाँ दे दो, जेलों में डाल दो, ऐसा नहीं होता। बातचीत का रास्ता रखा जाता है, एक तरफ मुकम्मल तौर पे लड़ाई चल रही होती है तो दूसरी तरफ जो है वो पीछे बैकडोर के ऊपर डिप्लोमेसी जारी रहती है, और वो इस तरह से जारी रहती है कि कोई ना कोई रास्ता निकलने का सिलसिला मौजूद रहता है और उसका हल सियासी ही होता है। लेकिन जब सियासी तौर पे आप कमज़ोर हो जाते हैं तो फिर इस्टेब्लिशमेंट की दखल अंदाजी, जिसको हम लफ्ज़ इस्टेब्लिशमेंट कहते हैं या हम कहते हैं कि फ़ौज की दखल अंदाजी पॉलिटिक्स में शुरू हो जाती है। तो यही वो चीज़ होती है कि जब आप अपने मामला सेटल नहीं कर पा रहे होते तो फिर जो ताकत या कुव्वत आपको चला रही होती है, रन कर रही होती है, फिर वो मामला को देखना या हल करने की कोशिश करती है। यही मामला था कि उस दौर में जो ताकत या पावर या कुव्वत थी वो इस्टेब्लिशमेंट तो बज़ाहिर उस सूरत में नहीं थी, फ़ौज नहीं थी, अदालतें नहीं थी, उस टाइम में तो जो कुछ होता था वो बरतानिया की तरफ से ही होता था। तो बरतानिया ने फिर इस बात का फैसला किया कि अब हम खुद ज़ाती हैसियत में एक एक्ट, एक कानून, एक नया कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो बरसगीर में इम्प्लीमेंट कराएंगे, नाफिज करेंगे, और उस एक्ट को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट कहा जाता है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो कि 1909 में भी आया, 1919 में भी आया, लेकिन जो सबसे अहम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आता है जिसको हमें थोड़ा बहुत जिक्र करना होता है वो आता है 1935 में। ये एक बहुत अहम तरीन समझ लें एक दस्तावेज़ है, एक अहम चीज़ है जो कि बरसगीर की पूरी पॉलिटिक्स के ऊपर और आइंदा आज भी बल्कि जो पाकिस्तान की और हिंदुस्तान की सियासत है उसमें एक अहम किरदार अदा करती है। इसके अंदर मुख्तलिफ बहुत सारी चीज़ें थी, कॉन्स्टिट्यूशन की हैं, वो मैं उस बहुत ज़्यादा डिटेल में कॉन्स्टिट्यूशन की आपको डिटेल में नहीं लेके जाऊँगा क्योंकि वो कॉन्स्टिट्यूशन का इसके साथ अभी फ़िलहाल लिंक नहीं है, तो मैं उसकी डिटेल में नहीं लेके जाऊँगा। फेडरेशन क्या चीज़ होती है या पार्लिमानी पॉलिटिक्स क्या चीज़ होती है या इसके अलावा जो है वो सदारती पॉलिटिक्स जिस तरीके से प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या चीज़ होती है, उसमें मैं आपको नहीं बहुत डिटेल में लेके जा रहा हूँ। लेकिन ये कि असल जो बुनियादी तौर पे ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट बरतानिया की मर्ज़ी से नाफिज हुआ और इसमें जो है वो ना कांग्रेस से कुछ ज़्यादा मशवरा किया गया था ना मुसलमानों से। अच्छा, जब ये एक्ट आया तो वैसी बात है, हम लोग लड़ भिड़ के इतना वैसे अपना हाल बुरा कर चुके थे कि हमें पता था कि अब हमारी वैसी ना कोई पुरसाने हाल होगा ना हमसे कुछ पूछा जाएगा कि इस मामले में क्या करना चाहते हैं और आप लोग क्या नहीं करना चाहते। इसके अंदर बस एक जो चीज़ समझने की अहम थी जो कि मैंने आपसे बार बार जिक्र करता आ रहा था जब तक 1919 से, कि सूबाई खुद मुख्तारी का जो एक मामला होता है, सूबे यानी कि सूबे खुद मुख्तार होते हैं, तो इसके अंदर भी सूबाई खुद मुख्तारी को बहुत ज़्यादा और मज़ीद अहमियत दी गई थी, यानी कि सूबों के अंदर जो पॉलिटिक्स थी उस पर बहुत ज़्यादा फोकस किया गया था। और साथ ही साथ सूबों को जो है ना वो एक फेडरल गवर्नमेंट यानी कि जो मरकजी हुकूमत, जैसे कि इस्लामाबाद की एक हुकूमत होती है, सूबे अपनी अपनी जगह काम करते हैं, सूबों की अलग हुकूमत होती है, जैसे सिंध की है, पंजाब की, बलूचिस्तान की, लेकिन एक फेडरल हुकूमत होती है जो कि
किसी जगह, यानी उस टाइम पे दिल्ली में थी, इस टाइम पे हमारी इस्लामाबाद में मौजूद है। तो एक इस किस्म की कैबिनेट होगी, एक अलग हुकूमत होगी जो कि मरकज़ में भी होगी। मरकज़ के हवाले से फिलहाल यानी कि जो फेडरेशन के हवाले से कोई नई पॉलिसी नहीं दी गई थी, उसके अंदर मुख्तलिफ ये था कि इस तरीके से आगे काम चलेगा, टैक्स कलेक्शन कौन देखेगा, और जो है वो सियासी मामला कौन देखेगा, जज जेलों के मामला कौन देखेगा, तालीम के मामला कौन देखेगा, इस नौयत की जो चीज़ें कॉन्स्टिट्यूशन में होती हैं वो सारी चीज़ें इसके अंदर शामिल की गई। लेकिन साथ ही साथ इसके अंदर जो एक अहम तरीन चीज़ थी वो ये थी कि 1935 के इस कॉन्स्टिट्यूशन की बुनियाद के ऊपर पहली दफ़ा बर्र-ए-सग़ीर में इलेक्शन कराने का एक अहम फैसला हुआ। यानी कि अब पहली दफ़ा, इससे पहले जैसे मैंने आपसे जिक्र किया था कि ना तो हमारा पॉलिटिक्स के साथ कोई ताल्लुक होता था उस तरीके का बाकायदा, ना हम पॉलिटिक्स को उस तरह से जानते थे ना समझते थे। अब पहली दफ़ा जब आपके यहाँ तालीमी इदारे बने थे, नया निज़ाम आया था, पॉलिटिक्स आई थी, सियासी जमातें बनी थी, उन तमाम तर सियासी जमातें बनने के बाद भी, यानी कि 1885 में मैंने आपको जिक्र करके बताया था कि कांग्रेस का क़याम हुआ था और 1906 में मुस्लिम लीग बनी है। लेकिन पहली दफ़ा जो अब इलेक्शन होने जा रहे हैं सूबाई सतह पर, वो होने जा रहे हैं 1937 में, और ये अपनी क्या कहते हैं, एक बड़ी अहमियत के हामिल इलेक्शन थे 1937 के जो इलेक्शन होने। अच्छा, ये चीज़ें मैं आप लोगों से जो मैं भी स्लाइड्स आगे कर रहा हूँ, इसके अंदर बुनियादी तौर पर वही तमाम चीज़ें दी गई हैं जो कि उस कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा है। यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन में कि फेडरेशन के पास क्या अख्तियार होंगे, रियासतों के पास क्या अख्तियार होंगे, यानी कि सूबों की अलग हुकूमतें होंगी, और जो है वो आपकी जो वफाक की अलग हुकूमत होगी। जैसे कि आजकल मौजूदा दौर में आप समझ सकते हैं ना कि सूबाई वज़ीर आला होता है, वज़ीर तालीम होता है, जैसे कि आपके वज़ीर गनी सईद गनी साहब ने वज़ीर तालीम सिंध के, और आपके जो शफ़कत महमूद साहब जिन्होंने आप लोगों पर शफ़कत की है, वो वफाक के जो है वो वज़ीर तालीम है। इसी तरीके से तमाम सूबों में अलग अलग मिनिस्टर्स होंगे, और तमाम जो है वो वफाक में अलग अलग मिनिस्टर्स, अलग अलग मिनिस्ट्रीज़ की ताकत पावर होगी। उसमें कुछ चीज़ें आपके अख्तियार में होती हैं, कुछ चीज़ें सिंध यानी कि कुछ चीज़ें वफाक के अख्तियार में होती हैं और कुछ चीज़ें सूबाई अख्तियार में होती हैं। यहाँ पर एक छोटी सी चीज़ आप लोगों को समझाने के लिए सिर्फ ऐसी, क्योंकि आप लोगों को भी कुछ चीज़ तक समझ में आनी चाहिए, और आइंदा मुस्तकबिल में अभी थोड़े दिनों बाद इसके ऊपर लड़ाई शुरू होने वाली है पाकिस्तान में ना। एक सेकंड, ये कॉम्पोनेंट एक, तो अभी इसको पाकिस्तान में थोड़ा सा हंगामा डेवलप होने वाला है, और उसके लिए पीटीआई की हुकूमत इंतजार भी कर रही है बहुत टाइम से, और वो ये कि अभी सेनेट के इंतखाबात होने मार्च में कहीं जाके ना, और अगर मार्च तक गवर्नमेंट रह जाती है पीटीआई की, और सेनेट में वो बहुत पावरफुल होकर आ जाते हैं, तो उसके बाद पाकिस्तान में कॉन्स्टिट्यूशन में एक आपने सुना होगा 18वीं तरमीम हुई थी, 18 अमेंडमेंट कहलाती है, जो कि जिसका जो सहरा जाता है, जो अहम तरीन काम था वो जरदारी साहब ने किया था, यानी कि पीपल्स पार्टी की जब गवर्नमेंट आई थी 2008 में, उसके बाद उन्होंने 18वीं तरमीम की थी। उसमें सूबों को बहुत ज़्यादा इख्तियार दे दिया गया था, सूबे बहुत ज़्यादा खुद मुख्तार हैं, उनके पास टैक्स के कलेक्शन है, उनकी एजुकेशन का सिस्टम है। उसके अलावा जैसे कि मिसाल के तौर पर आपको और आसानी से अभी ताज़ा समझ में आएगी कि वफाक ने फैसला किया कि हम स्कूल बंद कर रहे हैं, सईद गनी साहब ने बयान दे दिया कि हम स्कूल नहीं बंद करेंगे। क्यों भाई? उसकी वजह यह है कि कॉन्स्टिट्यूशन राइट देता है सईद गनी साहब को, ये अख्तियार देता है सूबे को कि वो अपने तालीमी इदारों के हवाले से फैसला खुद करें। लेकिन अब जो हमारी रियासत है, या हमारी रियासत के अंदर एक प्रॉब्लम आ रही है, वो ये आ रही है कि हमारी फेडरेशन, या हमारे वज़ीर आज़म साहब, या हमारी इस्टेब्लिशमेंट, जैसे बीच में आप लोगों ने शायद सुना भी होगा, अखबारात में बहुत ज़्यादा लिखा गया, जो कि हमारे जनरल हैं, जनरल बाजवा साहब, बाजवा डॉक्टर हैं, उनका कहना यह है कि सूबों के खुद मुख्तार होने से, यानी कि सूबों के पास ज़्यादा ताकत होने से पाकिस्तान की जो वफाक है ना, वहदानियत है, यूनिटी है, वो कमज़ोर होती है। उसकी वजह यह है कि हम लोग अभी तक मुकम्मल तौर पे पाकिस्तानी नहीं है, मतलब सिंधी है, महाजर है, पंजाबी है, पठान है, बलोच है। हर कोई अपनी सूबाइयत और अपनी कौमियत को तो सपोर्ट करता है, लेकिन पाकिस्तान की जहाँ मुकम्मल तौर पे बात आती है तो वहाँ पर वो पाकिस्तानी नहीं रहते हैं, सही ना। तो इसके नतीजे में उनका ख्याल ये कि हमें एक फेडरेशन जैसे निज़ाम की ज़रूरत है, जहाँ पर वफाक के पास ज़्यादा पावर हो, उसके पास वसाइल ज़्यादा हो, उसके पास टैक्स कलेक्शन हो, उसके पास एजुकेशन सिस्टम में ज़्यादा वसाइल ज़्यादा हो, वो एजुकेशन की पॉलिसी दे, सिंध ना दे, पंजाब ना दे। अच्छा, उसकी भी क्या वजह होती है, अब ये भी थोड़ा सा समझ लें, ताकि आपको चीज़ जो मैं चीज़ बता रहा हूँ यहाँ पर वो समझ में और क्लियर होकर आ जाएगी। वो ये है कि जैसे मिसाल के तौर पे सिंध के अंदर आप जानते हैं कि भाई शाह अब्दुल लतीफ़ भटाई जो है वो सिंध के एक मशहूर शायर है। तो हमारी जो कोर्स की किताब होती है, चाहे वो पाकिस्तान स्टडीज़ हो या उर्दू वगैरह, उसके अंदर शाह अब्दुल लतीफ़ भटाई पढ़ाए जाते हैं। पंजाब में भुल्ले शाह और बाबा फरीद को पढ़ाया जाता है। सरहद में खान बाबा, रहमान बाबा को पढ़ाया जाता है। बलूचिस्तान में जाम दुर्ग को पढ़ाया जाएगा। तो हमारे यहाँ जो सूबाई तफरीक है ना, वो बड़ा इशू करती है, यानी कि हमारे यहाँ। जबकि रियासत क्या चाहती है, यानी कि अगर आप फेडरेशन के पास चले जाएं तो वो चाहती है कि इकबाल को पढ़ाया जाए पूरे मुल्क में।
तो इसके नतीजे में हमारे यहाँ एजुकेशन सिस्टम के अंदर बहुत सारे फ्लॉज हैं, बहुत सारी खराबियां हैं, खामियां हैं इसके नतीजे में, और उसका जो शिकार है वो सुवाइयत का शिकार है, यानी कि एजुकेशन सिस्टम हमारा सुवाइयत का शिकार है। तो ये जो 18वीं तरमीम की ये बुनियादी तौर पे जो बाजवा डॉक्ट्राइन था, उसका कहना ये था कि टैक्स कलेक्शन बहुत सारा सूबों के पास चला गया है, वो वफाक को पैसे नहीं मिल रहे, या तालीम के मसाइल हैं, इस नौयत की चीज़ें जो थी, उन सब की जो कुछ लड़ाई आज हम यहाँ पर पाकिस्तान में लड़ रहे हैं, देख रहे हैं, उसका जो आगाज़ था वो 1935 का कॉन्स्टिट्यूशन था। यहाँ पर अगर आपको लफ्ज़ लिखा नजर आ रहा होगा डायरकी, ये जो डायरकी का एक सिस्टम है जिसके अंदर दो सिस्टम होते हैं, यानी कि एक फेडरेशन का सिस्टम होता है और एक सूबाई सिस्टम होता है। ये इस सिस्टम की बुनियाद 1935 के एक्ट के अंदर रख दी गई थी। ये मैंने ऐसी थोड़ा सा एक ओवरऑल सा आप लोगों को दे दिया, क्योंकि इसमें बहुत सारे अल्फाज ऐसे लिखे हुए आ रहे होंगे जो आपको शायद समझ ना आ रहा हो, लेकिन उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ बताने की यही है कि कॉन्स्टिट्यूशन पूरा एक अलग टॉपिक है, जिस दिन इंशाल्लाह वो मैं डिस्कस करूँगा तब थोड़ी सी और चीज़ उसमें जिक्र करूँगा, अभी फिलहाल नहीं कर रहा हूँ। लेकिन 1935 का एक्ट इंतहाई अहमियत का हामिल है, इंतहाई इसके अंदर एक पेचीदगी भी थी, इसकी बहुत सारे वो थे, इशूज़ भी थे, और सबके बावजूद भी अंग्रेज सरकार ने उसको यहाँ पर इम्प्लीमेंट किया। जब इम्प्लीमेंट किया तो उसका जो सूबाई स्ट्रक्चर था ना, उसको तो फौरी तौर पे एक्सेप्ट कर लिया गया, क्योंकि सब सूबाई खुद मुख्तारी की तरफ तो जा ही रहे थे। जिन्ना साहब चाहते थे, इकबाल चाहते थे, कांग्रेस की भी ख्वाहिश थी, मुसलमानों की भी ख्वाहिश थी कि इस पूरे स्ट्रक्चर को कबूल किया जाए, और उसी के साथ साथ मुसलमानों की ख्वाहिश ये थी कि भाई ये हमें जहाँ सूबाई खुद मुख्तारी मिलेगी तो हमें बहुत सारी चीज़ें जो इसके अंदर हासिल हो जाएंगी, जिसके अंदर सिंध के अंदर, पंजाब के अंदर, बलूचिस्तान में, यहाँ पर मुसलमान ज़्यादा है तो उसमें हमें ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना एडवांटेजेस हासिल हो जाएंगे। इसका जो फेडरल हिस्सा था, यानी कि जो मरकजी हिस्सा था, उसको जो है वो मुसलमानों प्लस कांग्रेस, यानी कि मुस्लिम लीग और कांग्रेस दोनों ने तकरीबन रिजेक्ट कर दिया। रिजेक्ट करने की वजह ये थी कि लोगों को उस टाइम पे फेडरेशन की समझ ही नहीं थी, जैसे कि आज भी नहीं है। ये मैं चीज़ आपको बताने की वजह सिर्फ और सिर्फ ये थी कि जैसे कि वहाँ पर जो फेडरल जो एक्ट आए थे, जो कि मरकज़ के लिए आए थे, जो कि मैं आपसे जिक्र किया कि फेडरेशन चाहता है कि यार पावर मेरे पास है, सूबे चाहते हैं हमारे पास पावर है, तो वो उस दौर में भी रिजेक्ट हुए थे, इस दौर में भी आज भी उसी तरीके से रिजेक्ट हो रहे हैं कि हमारी आज भी पॉलिटिक्स सूबाइयत का शिकार होती है, मकामियत का शिकार होती है, यानी कि हमारा मकामी फर्द बाहर वाले बंदे को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं होता। तो यही वो चीज़ें थी जो कि 1935 के एक्ट में बहुत ज़्यादा अहमियत की हामिल थी। तो 1935 के एक्ट के हवाले से अगर अभी कभी कोई चीज़ आपके सामने आती है तो उसके अंदर आपको ये चीज़ें बहुत ज़्यादा समझने की ज़रूरत है कि इस एक्ट के अंदर ही बुनियादी तौर पे सूबाइयत का जो है ना मज़ीद इजाफा हुआ था, सूबाइयत का जो हम आज भुगत रहे हैं। इससे पहले बर्रे सगीर में इस तरह से पॉलिटिक्स नहीं होती थी कि सूबे को इख्तियार मिलना है, सूबे को नहीं मिलना है। ये इसका आगाज़ 1919 जो अंग्रेज ने कराया था, 1935 में अपने पीक पे पहुंच गया था, फिर उसके बाद उसने वो इख्तियारात भी उनको दे दिए। ये सब कुछ होने के बाद 1935 का जो एक्ट था वो इम्प्लीमेंट कर दिया गया, और जो मुसलमान और कांग्रेस की आपस के मामला थे वो उसी तरह ख़राब रहे, लड़ते भिड़ते रहे, और कोई मामला तो रिजॉल्व नहीं हुए। बस अंग्रेज इक़्तिदार था और उसने आइन दे दिया, उसने बोला ठीक है भाई आप नहीं मामला हेल्प कर सके, हमने कर दिए। इसी बुनियाद पर उन्होंने कहा कि ठीक है भाई अब आप मुसलमान मुस्लिम लीग की पॉलिटिक्स कर रहे हैं, कांग्रेस एक हिंदू पॉलिटिक्स कर रही है, ठीक है। अब इन्होंने इसी बुनियाद पर एक इलेक्शन कराने का फैसला किया पहली दफ़ा बरसगीर में, जो कि सूबाई सतह पर होने थे। इन इलेक्शन के लिए जो तय की गई डेट वो 1937 की रखी गई कि 1937 में, क्योंकि देखें ना अब थोड़ा सा एक चीज़ को समझ लीजिएगा यहाँ पे, और 1885 में कांग्रेस बन रही है, और उस टाइम पर उसने अपने आप को पूरे बर्रे सगीर की वाहिद सियासी जमात करा। उसने कहा कि हम हिंदुओं की भी जमात है, मुसलमानों की भी जमात है। मुसलमानों ने उसमें शामिल भी हुए, नहीं भी हुए, एक्सेप्ट भी किया, नहीं भी किया, लेकिन उसके बावजूद भी पॉलिटिक्स ने एक अपना पलटा खाया। हालात और वाक़यात ने साबित किया कि कांग्रेस हिंदुओं की जमात है। 25 साल बाद मुसलमानों ने अपनी सियासी जमात बना दी, कौन सी? मुस्लिम लीग। अब उसके बाद की जो पॉलिटिक्स थी 1906 के बाद से वो मैं आपके सामने मुख्तलिफ इवेंट्स रखता आया कि 1909 में क्या हुआ, 11 में क्या हुआ, 13 में क्या हुआ, 16 में क्या हुआ, 18 में, 20 में, 27 में, 28 में, 29 में, और फिर 30 में, फिर 31, 32, 33 में। ये छोटे छोटे इवेंट्स थे जो कि आपस में जुड़े हुए थे, इन सबका आपस में लिंक था। ये आपस में एक साथ चलते चलते एक इवेंट होता था, उसके अगेंस्ट में दूसरा हो जाता था, दूसरा रिजेक्ट करता था, तीसरा हो जाता था। इस तरीके से मामला खराबी और बिगाड़ की तरफ जाते नजर आए, और पॉलिटिक्स जो है वो फिर मजहबी तौर पे भी डिवाइड होती गई और सियासी तौर पे भी डिवाइड होती गई, और उसका रिजल्ट ये निकल कर आया कि सियासी जमातें अपने अपने मकाम के ऊपर खड़ी हुई। जैसे कि कांग्रेस ने एक अपना इंस्टांस ले लिया था, मुस्लिम लीग ने अपना एक फैसला कर चुकी थी कि हमने मुस्लिम पॉलिटिक्स करनी है। तो अब अंग्रेज ने फैसला किया कि ठीक है देख लेते हैं भाई, जो कह रहे हैं आप वो नज़र भी तो आना चाहिए ना। जैसे मिसाल के तौर पे गिलगित बल्तिस्तान में पीपल्स पार्टी का कहना यह था कि हम क्लीन स्वीप करेंगे, इलेक्शन हुए ना अभी। पीटीआई का कहना था हम क्लीन स्वीप करेंगे, नून लीग का कहना था हम जीतेंगे। दो तीनों ने अपने अपने मौके पेश किए, अपने अपने जलसे किए, लेकिन बज़ाहिर जो चीज़ नजर आई निकल कर इलेक्शन के बाद कि कौन जीता? पीटीआई जीत गई। वो अब बेशक धांधली का इल्जाम लगता हो, वो जो हमारे हर इलेक्शन के बाद लगता है, उससे कुछ कर लेना चाहिए, लेकिन
रिजल्ट में हुआ क्या कि पीटीआई वहां पे जीत गई। सेम यही सूरत देखने के लिए कि भाई जो आप लोगों ने 70 साल में या 50 साल में 30 साल में जो अपनी वो जो मंशूर पेश किया है उसको लोगों ने कितना एक्सेप्ट किया, सही है ना, उसको लोगों ने एक्सेप्ट किया भी या नहीं किया। मतलब आप कह रहे थे हाँ मुसलमान है तो मुस्लिम लीग में आप मुसलमान है तो मुसलमानों को वोट दो, हम मुसलमान होने के नाते मुसलमान से वोट मांग रहे हैं। तो उन्होंने इस चीज को चेक भी करना था कि भाई जो आपने मुतालबा किया है वो दुरुस्त है या नहीं है। कांग्रेस ने भी कहा हुआ था, कांग्रेस क्या कहती थी, हम तमाम लोगों की सियासी जमात है। इसी बुनियाद पर इलेक्शन शुरू करवाए गए। कांग्रेस ने जिस बुनियाद पर खड़ी थी और मुसलमान जिस बुनियाद पर, उन्होंने जो पहला मुतालबा अपना मंजूर करवाया था वो आप सबको याद होगा, उन्होंने कहा था हमें जुदा गाना इंतखाब का हक चाहिए, हम जनरल इलेक्शन में नहीं जाएंगे, हमें हमारी सीटों पर इलेक्शन लड़ना है। तो अंग्रेज ने कहा ठीक है आप जनरल इलेक्शन लड़ें। कांग्रेस ने कहा कि हम जनरल इलेक्शन को मानते नहीं, हम तो जुदा गाना इंतखाबात पे नहीं जाएंगे, हम मुसलमानों को भी खड़ा करेंगे और हिंदुओं को भी खड़ा करेंगे। तो उन्होंने दोनों दोनों कंडीशन में अपने लोगों को इलेक्शन के अंदर शामिल किया। अब ये 1937 का इलेक्शन था जो कि जिन्ना साहब की निगरानी में होने जा रहा था। जिन्ना साहब मुकम्मल तौर पे लीड कर रहे थे मुस्लिम लीग को। उनका जो था वो मुसलमानों की तमाम जो लोग थे, चाहे वो सूबों में थे, सिंध में थे, उसमें जीएम सैयद साहब थे, पंजाब में शफी मोहम्मद गुरुब था, सरहद के अंदर जो है वो क्या कहते हैं औरंगजेब साहब थे, और सरहद के बलूचिस्तान के अंदर ईसा क्या कहते हैं जस्टिस जो अभी ईसा फाइज का जो केस हुआ था उनके वालिद साहब थे जस्टिस ईसा, उनकी तरफ से पूरी सियासी जमात मौजूद थी। तो ये पूरे वो अलग अलग इलाके थे। बंगाल में मुसलमानों का एक बहुत बड़ा रसूख था, इसके अलावा हैदराबाद दक्कन की रियासत तो हमेशा से मुसलमानों की थी। इस पूरी सूरत हाल को सामने रखते हुए मुसलमानों ने फिर इलेक्शन में छलांग लगाने का फैसला किया 1937 में। लेकिन जो इलेक्शन हुए वैसी बात जिस तरीके से इलेक्शन होते हैं उसी तरीके से इलेक्शन हुए, और उसके अंदर जो इलेक्शन के रिजल्ट्स आने शुरू हुए और जो इलेक्शन की जो कंडीशन निकल कर आई वो बहुत ही अजीब व गरीब थी और बहुत ही समझ ले कि ना समझ में आने वाली कंडीशन थी। अच्छा उस टाइम पे कोई धांधली के इल्जाम तो लग नहीं सकते थे, क्योंकि एक तो सबको वोट देने का इख्तियार नहीं था पहले ना कि तमाम लोग वोट दे सकें। जैसे कि अभी होता है कि 18 साल तक के लोग वोट दे सकते हैं, पहले था कि 25 साल तक के लोग वोट दे सकते थे। इससे पहले इस तरीके के इलेक्शन नहीं होते थे। इससे पहले जो इलेक्शन होते थे वो होते थे कि कुछ बड़े लोग, पढ़े लिखे लोग दे देते थे, कुछ वडेरे जागीरदारों से वोट दिलवाए जाते थे, जिनके पास कोई डिग्री होती थी उनको वोट देने का इख्तियार होता था, जिनके पास बहुत बड़ी ज़मीनें होती थी उनको वोट देने का इख्तियार होता था। इस बुनियाद के ऊपर इलेक्शन का सिलसिला होता था। ये जो क्या कहते हैं 18 साल की उम्र में वोट देने का सिलसिला या 25 साल की उम्र में, ये सिलसिला उस दौर में मौजूद नहीं था। इसी बुनियाद के ऊपर खैर बड़े सगीर में इलेक्शन का इनेकाद हुआ और मुस्लिम लीग ने मुसलमानों के नाम पे वोट मांगे और कांग्रेस ने हिंदू यानी कि हिंदुस्तान के नाम पे वोट मांगे, हिंदू मजहब के नाम पे वोट नहीं मांगे। हमने पहली दफ़ा मुसलमानों के नाम पे मुसलमानों से वोट मांगे, पहली दफ़ा। लेकिन इसका जो रिजल्ट निकल कर आया वो ना समझ में आने वाला था। वो ये था कि 1937 का जो इलेक्शन हुआ उसके अंदर तकरीबन 11 सूबों के अंदर इंतखाबात हुए और उन 11 सूबों के अंदर से तकरीबन 6 से 8 के अंदर जो है वो कांग्रेस मेजॉरिटी में जीत गई और मुसलमानों को बड़े पैमाने के अंदर इस इलेक्शन के अंदर शिकस्त हुई। यानी कि उनको कहीं 2 सीटें, कहीं 4 सीटें, यानी कि सबसे ज़्यादा जो सीटें जो मुसलमानों को मुसलमान वोट के नाम पर हासिल हुई थी वो सिंध में हासिल हुई थी, जो कि सिर्फ 3 थी। 3 सीटें सिर्फ मुसलमान हासिल कर सके थे। बंगाल में कुछ सीटें ज़्यादा थी, पंजाब में हमें 2 सीटें मिली थी और सरहद में हम 0 सीटें हासिल करने में कामयाब हुए थे मुसलमान मुस्लिम लीग के नाम पे। और क्या कहते हैं ये एक ऐसी बात है, बहुत बड़ा सेटबैक था। मतलब आपके वहमो गुमान में भी नहीं था कि आपने 70 साल 80 साल की पूरी पॉलिटिक्स, आपकी हज़ारों साल की तारीख कि हम मुसलमान हैं और मुसलमान मुसलमान को सपोर्ट करेगा, कांग्रेस को सपोर्ट नहीं करेगा। लेकिन रिजल्ट उसके बिल्कुल बरखिलाफ आ गया। रिजल्ट ये निकल कर आ रहा है कि मुसलमान इलेक्शन में कामयाब होने के बजाय बुरी तरह से शिकस्त खा गए, जबकि हिंदू जो है वो कांग्रेस के भी अपनी सीटों पे भी जीते थे और जिन्होंने मुसलमानों को खड़ा किया था कांग्रेस ने वो भी इसके अंदर कामयाब हो गए। तो इस रिजल्ट की सूरत हाल में ये हुआ कि जो जिन्ना साहब का मौक़िफ़ था उसको एक शदीद धचका लगा और जो धचका लगने के बाद वैसी बात है जब आप इलेक्शन हारते हैं तो जो दूसरी पार्टी होती है वो कभी भी आपको छोड़ने के लिए तैयार नहीं होती है। तो इस मौके के ऊपर कांग्रेस ने ये मौक़िफ़ पेश किया। अंग्रेज उनके बयानात अखबारात के अंदर शाया होने शुरू हुए। उन्होंने कहा कि अब बर्रे सगीर में तय हो चुका है कि वाहिद अगर कोई सियासी जमात है, वाहिद अगर कोई सियासी जमात है, यानी कि बड़े सगीर में 2 कुव्वतें, एक कांग्रेस और दूसरे अंग्रेज। अब हमारे दरमियान बात होगी, मुस्लिम लीग को माइनस कर दिया जाएगा। इस पर जिन्ना साहब ने बयान दिया कि नहीं, बड़े सगीर में 3 ही कुव्वतें हैं, एक कांग्रेस है, एक अंग्रेज है और एक मुसलमान है। बेशक हमें शिकस्त हुई है, हम इलेक्शन में बुरी तरह से हार गए, लेकिन हम इस पर
सरेंडर नहीं करेंगे, हम फाइट करने के लिए तैयार हैं। लेकिन हुआ क्या था, अच्छी बात है कांग्रेस इलेक्शन जीती थी, उसकी हुकूमत तो बननी थी, और हुकूमत बनने का रिजल्ट ये होता है कि आपके पास पावर आ जाती है। जब पावर आती है तो फिर आप वही सब कुछ करते हैं जो आपके पास पावर होने के बाद होता है, चाहे आप चाहे कितनी शरीफ शक्ल से दिख रहे हो, मासूम दिख रहे हो। तो यही सब कुछ जो है वो कांग्रेस ने फौरी तौर पर 1937 के इलेक्शन के बाद किया, और उसके अंदर उसने बहुत ज़्यादा सख्त पॉलिसियाँ मुसलमानों के साथ जो है वो शुरू कर दी मुख्तलिफ सूबों के अंदर जिन जिन जगहों पे वो जीते थे। इसमें यूपी का इलाका है, सीपी का, बिहार का, मुंबई का, उड़ीसा का इलाका था, मद्रास का इलाका था। इन तमाम इलाकों के अंदर जो है वो उसने हुकूमत बनाई। इल्ला ये कि NWFP के अंदर तक भी हुकूमत बनाने में जो कामयाब हुई वो कांग्रेस हुई, क्योंकि हमें वहाँ से 0 सीटें मिली थी और उनको 5 ज़्यादा सीटें मिली थी। अब ऐसी कंडीशन के अंदर जो था एक अच्छी बात है प्रॉब्लम का आना था मुसलमानों के लिए। अब मुसलमानों के साथ जब प्रॉब्लम आए तो वो किस नौयत के आए, एक तो मजहबी नौयत के, वो तो आपको समझ में आ जाइएगी कि कांग्रेस का जो हिंदुओं का एक रवैया था मुसलमानों के मजहब के साथ, वो एक बड़ा खतरनाक रवैया था। उसके अंदर उन्होंने अपने तमाम तालीमी इदारे जहाँ जहाँ वो जीते थे, उन्होंने वहाँ पर स्कूलों के अंदर एक खास निसाब इंट्रोड्यूस करा हुआ है जिसमें मुसलमानों के मजहब को माइनस कर दिया गया। साथ ही साथ वहाँ पर रोजाना स्कूल के अंदर, जैसे आप सबने देखा होगा असेंबली में हम लोग वो पढ़ते हैं पाकिस्तान दलील पर कौमी तराना पढ़ा जाता है, तो वहाँ पर वंदे मातरम पढ़ने को लाजमी करार दिया गया। वंदे मातरम के जो अल्फाज हैं उसके अंदर कुछ चीज़ें ऐसी थी जो कि मुसलमानों की तौहीन पर मबनी थी, यानी कि मुसलमानों के मजहब की तौहीन पर मबनी थी। मुसलमानों ने वंदे मातरम पढ़ने से इनकार किया, जिसके नतीजे में ऐसी बात उनको स्कूलों से निकाला गया, उनके घरों पर हमले हुए, उनके बच्चों को मारा गया, जिसका रिजल्ट था कि मुसलमानों में नफरत पैदा हुई। साथ ही साथ उन्होंने कुछ सख्त कवानीन जो है या कुछ टैक्सेस का निफाज भी जो है वो मुसलमानों के ऊपर, उनकी जायदादों के ऊपर, उनकी ज़मीनों के ऊपर, उनकी जो फसलें थी उसके ऊपर लगाना शुरू किया। इस किस्म के भी मामला निकल कर आने शुरू हुए। साथ ही साथ ये हुआ कि इसी पूरी सूरत हाल के अंदर, इसी पूरी कंडीशन के अंदर उन्होंने मुसलमानों पर हमले भी शुरू किए, और बड़े पैमाने पर मुसलमानों की अमलाक को तबाह करने के साथ साथ मुसलमानों को अपनी हलाकत का भी सामना हुआ, यानी कि मुसलमान बड़े तौर पर उसके अंदर मर भी रहे थे, मारे जा रहे थे, क्योंकि जब अंग्रेज सरकार उनके ऊपर हमला करती तो उसका रिजल्ट तो ये किसी न किसी सूरत में निकलना था। ये वो पूरी कंडीशन थी जो कि 1937 के इलेक्शन की वजह से पैदा हुई। अच्छा, अब दूसरी तरफ मुस्लिम लीग की कंडीशन भी देख ले थोड़ी सी, कि एक तो ये कांग्रेस कर रही थी और ये बरसगीर में हो रहा है, मुस्लिम लीग क्या करे भाई। जिन्ना साहब ने इन हालात को, जो कि इलेक्शन हारने के बाद, ऐसी बात है आपको सदमा होता है, झटका लगता है कि आपने इतने अर्से पॉलिटिक्स की और मुसलमानों के नाम पर मुसलमानों ने आपको वोट नहीं दिए, लेकिन जैसे ही कांग्रेस का रवैया ये वाला नजर आया तो जिन्ना साहब ने एक दफा फिर उसको अपने हक में कैश करा लिया, और उन्होंने फौरी तौर पे तमाम जो भी पंजाब था, सिंध था, सरहद था, बलूचिस्तान था, इन तमाम जगहों पे जो सियासी जो लोग थे जिन्होंने वोट में हमें वोट नहीं दिया था, यानी कि मुस्लिम लीग को वोट नहीं दिया था, उनसे मुलाकातें शुरू करी और उनसे कहा कि देखें आप लोगों की नादानी बेवकूफ़ियों की वजह से कांग्रेस हावी आ गई है और मुस्लिम लीग को दीवार से लगा दिया गया, मार खा रहे हैं मुसलमान। अगर आप लोगों ने ये बेवकूफ़ियाँ जारी रखी तो कांग्रेस आप लोगों को नहीं छोड़ेगी, आपकी पॉलिटिक्स खत्म हो जाएगी। अच्छा, उसके लिए जो है वो उसका रिजल्ट भी उनको नजर आया कि पंजाब में अगर वो अपना जलसा कर रहे हैं मुसलमान, तो उसके अंदर उन्होंने देखा कि कुछ लोग कांग्रेस के झंडे लेके बैठे हुए हैं सरहद के अंदर, जो जलसे और उसमें कांग्रेस के प्रेजेंस नजर आ रही है। इस पूरी सारी सूरत हाल को जिन्ना साहब ने बहुत अच्छे से अपने हाथ में कैच कराया और तमाम सियासी रहनुमाओं से दोबारा मुलाकातें शुरू करी, और उन्होंने कहा कि भाई आप लोग अगर आपको पॉलिटिक्स करनी है तो आपको मुस्लिम पॉलिटिक्स करनी पड़ेगी, यानी कि मुसलमानों के नाम पे आपको पॉलिटिक्स करनी होगी। इसी सिलसिले में उन्होंने काम किया कि उन्होंने मुसलमानों को दोबारा इस चीज़ के लिए तैयार किया कि आप लोग मुस्लिम लीग में शमूलियत अख्तियार करें और मुझे एज अ लीडर मुस्लिम लीग के एक्सेप्ट करने की कोशिश करें, आदत डालें, जो भी है। मैं आपकी तरफ से फेडरेशन में बात करूंगा, मैं आपकी तरफ से अंग्रेज से बात करूंगा, मैं आपकी तरफ से कांग्रेस को डील करूंगा। जिस पर जब उन्होंने हालात देखे, क्योंकि अच्छी बात है उनको अंदाजा नहीं था कि 1937 के इलेक्शन के बाद, जो कि पहले इलेक्शन थे, कांग्रेस इस किस्म के रवैये का इजहार करेगी और मुसलमानों के साथ जो है वो इस किस्म के मामला बिगड़ जाएंगे, जिसके नतीजे में कांग्रेस को किसी हद तक जो है वो उन्होंने छोड़ना या दोबारा कांग्रेस से मुंह मोड़ना शुरू किया, जिन्होंने कांग्रेस को वोट दे दिए थे मुसलमान होने के नाते, और उन्होंने फिर जिन्ना साहब को अपना लीडर एज अ लीडर के तौर पे एक्सेप्ट करना शुरू किया, और उन्होंने कहा कि अब आप आइंदा मुस्तकबिल में हमारे लीडर होंगे और आइंदा आप ही जो है वो अंग्रेज से या जो है वो दीगर ताकतवर कुव्वतों से हमारे मामला को डील करेंगे या बातचीत करेंगे। तो ये एक बहुत अहम तरीन काम हुआ जो कि 1937 के इलेक्शन के अंदर हुआ, जिसके नतीजे में जिन्ना साहब, जो कि एक दफ़ा पीछे हट चुके थे, मंजर आम से गायब हो चुके थे, उनकी पॉलिटिक्स को झटका लगा था या उनका वो किरदार अभी तक नहीं उभर कर सामने आया था कि वो एक मेन लीडर के तौर पे जो है वो डील करेंगे मुस्लिम लीग को, क्योंकि देखें ना वहाँ पर तो लीडर मौजूद था कांग्रेस में, गांधी था, नेहरू थे, बड़े बड़े नाम मौजूद थे, तो उनके पीछे पूरी पार्टी की जो पॉलिटिक्स होती थी गांधी और नेहरू के पीछे, मुस्लिम लीग की पूरी पॉलिटिक्स जिन्ना साहब के पीछे नहीं थी था।
मुस्लिम लीग की पॉलिटिक्स बटी हुई थी, डिवाइड थी। सरहद में सरहद के लोगों के पास ताकत है, पंजाब में पंजाब के लोगों के पास, सिंध में GM सैयद हैं, पंजाब में शफी साहब हैं, मुख्तलिफ लोग हैं जो अलग अलग हैसियत में अलग अलग लीडरान हैं। जिन्ना साहब एक लीडर के तौर पे अब तक उभर के सामने नहीं आए थे, लेकिन इस पॉलिटिक्स ने और इन हालात ने जिन्ना साहब को हकीकत में लीडर बना दिया, और सर जिन्ना साहब ने उस हालात को कैश भी किया, और उन्होंने अपने आप को कैश कराने के बाद एज अ लीडर सर जी जी जी। सर ये जो इलेक्शन के बाद जो मुसलमानों पर तशद्दुद हो रहा था, इसमें ब्रिटिशर्स भी शामिल थे। ब्रिटिशर्स के साथ देखें, ब्रिटिशर्स के साथ हमेशा से ये इशू रहा है कि जब वो अगर आपको कोई पावर फराम कर देते हैं तो फिर वो आपको आपके तरीके से डील कर रहे होते हैं। मिसाल के तौर पर डील करने का उनका तरीका ये होता है कि अब आप मामले को नेगोशिएट करें, बातचीत करें, बातचीत के जरिए हल कराएं। उनका ये कहना था कि आपकी तरफ से कोई सियासी रहनुमा उसको डील क्यों नहीं करता, यानी कि अगर मुसलमानों पर कोई जुल्म हो रहा है, जो कि मैं आपको पहले बता रहा हूँ, वो आपकी सियासी तरबियत कर रहे हैं, वो आपको सियासत में धकेलने की, सियासत में बातचीत होती क्या है, सियासत में रास्ता निकाला कैसे जाता है। ऐसा नहीं हो सकता कि अगर नवाज शरीफ को इमरान खान और इमरान खान को नवाज शरीफ बुरे लगते तो दोनों एक दूसरे की गर्दनें मार दें। ये रवैया नहीं चलना था, ये अंग्रेज नहीं चाहता था ना। तो इसके लिए वो कहता है बातचीत के जरिए हल निकालें दोनों तरफ से, यानी कि आपको भी कुछ मिल जाए, उनको भी कुछ मिल जाए। तो उनको एक लीडर की जरूरत थी उस टाइम पे जो कि मुसलमानों की तरफ से डील कर सके। तो इन्हीं हालात में उन्होंने जिन्ना साहब के ऊपर हाथ रखा और जिन्ना साहब को आशीर्वाद हासिल थी अंग्रेजों की, और उनका कहना यह था कि जो भी इस किस्म के मामला हैं वो जिन्ना साहब रिजॉल्व करवाएंगे। तो जिन्ना साहब जब भी अमलाक के ऊपर हमला होता है, कोई मामला होता, तो एक कमेटी बनाई जाती थी जिसको जिन्ना साहब लीड करते थे, और जिन्ना साहब ने उन कमेटियों को लीड करके उन तमाम नुकसान का अजाला करते थे। और उस सिलसिले में अंग्रेज ये कहता था कि आप दोनों बैठ के इन मामला को रिजॉल्व करें, हम नहीं करेंगे, आप दोनों पार्टियां हैं, आप दोनों को इन मामला को रिजॉल्व करना है। तो इस तरह फिर वो दोनों पार्टियां बैठती थी, और इस तरीके से जिन्ना साहब का जो किरदार था, जो कि आप सवाल कर रहे थे कि किस तरीके से मुसलमान उसमें क्या रिएक्शन देते, सॉरी अंग्रेज क्या रिएक्शन देते थे, तो अंग्रेज ये रिएक्शन देते थे कि वो कोशिश करते थे कि ये दोनों पार्टियां खुद मामला को हैंडल करें, हमें ना करना पड़े, हम इस सारे मामलों को हैंडल ना करें, बल्कि ये दोनों पार्टियां हैंडल करें। तो वो ये काम जिन्ना साहब के जरिए करवा रहे थे। तो खैर जो चीज़ मैं आपको यहाँ पे बता रहा था कि जिन्ना साहब की पर्सनैलिटी इस पूरे मामले में वाज़ेह तौर पे उभर के सामने आई, और अब वो मुसलमानों के वाहिद लीडर के तौर पे पेश होना शुरू हुए। इससे पहले मैं आपको बार बार बता चुका हूँ कि जिन्ना साहब का वो किरदार नहीं था, उनके पास उनके हवाले से भी कुछ तहफ़्फ़ुज़ात पाए जाते थे, लेकिन इस मौके के ऊपर जिन्ना साहब एक मेन लीडर के तौर पे आया, और उसको बनाने में एक अहम किरदार 1937 के इलेक्शन का भी था, कि जिसके अंदर आप बुरी तरह से मुस्लिम लीग के नाम पे शिकस्त खा गए। जो हमें बचपन से जो तारीख हम पढ़ते हुए ना कि मुसलमान थे तो मुस्लिम लीग में आ गए थे, और उन्होंने फिर इलेक्शन लड़ा और उसके बाद उनको कामयाबी मिली और हमने पाकिस्तान बना लिया, ऐसा कुछ नहीं था। हमारी पॉलिटिक्स सुबाइयत का शिकार थी, हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा मसाइल थे, उन सारे मसाइल को जो शख्स लीड कर रहा था या जिसने रिजॉल्व कराने की किसी हद तक कोशिश की, फिर वो जिन्ना साहब की आगे की पर्सनैलिटी है, जो कि अब 1939 के बाद से ऑनवर्ड शुरू होती है। तो फारूक कुछ आप कह रहे हैं? सर मेरा नेट बंद हो गया था सर, मेरी प्रेजेंट लगा लें। हाँ लगा दीजिए, मैंने आप पहली क्लास में थे, मैंने देख लिया था। तो अभी जिन जिन थैंक की यू रह रही सर। है मुझे बता दीजिएगा। अली को मैंने देखा, अली भी अभी शायद देर से आए थे, और एक आध दो लोग जो बाद में, बस वो मैं उससे पीरियड ले लूँगा क्योंकि अब टाइम मेरे ख्याल में 40 मिनट हो जाएंगे तो ये लाइन कट जाएगी। यहाँ तक मैं अपनी आज के लेक्चर को रोक रहा हूँ बस, ठीक है। यहाँ तक आपको बस ये याद रखना है कि 1937 के इलेक्शन तक हमारा इख्तिताम होता है, और कांग्रेस की जो हुकूमतें थी उन तक क्या हुआ, और फिर उसके अंदर जिन्ना साहब किस तरह एक पर्सनैलिटी, एक लीडर की सूरत में निकल कर सामने आते हैं। ये जिन्ना साहब का एक अहम किरदार है जो आइंदा मुस्तकबिल की पॉलिटिक्स के ऊपर असरअंदाज होता हुआ आप लोगों को नजर आएगा। तो जब नेक्स्ट क्लास होगी इंशाल्लाह तो फिर हम यहाँ से शुरू करेंगे। यहाँ तक की जो बात हमने आज जिक्र की है, मैंने आपसे जिक्र की है तमाम इवेंट्स के हवाले से, जो कि जिसके अंदर नेहरू रिपोर्ट की, जिसमें जिन्ना साहब के 14 नुकात थे, खुतबा इलाहाबाद है, फिर गोल मिस कॉन्फ्रेंसेज है, फिर 1933 का नाउ और नेवर का आर्टिकल है, फिर 1935 का आपका एक्ट है, और फिर उस एक्ट की बुनियाद पर 1937 के इलेक्शन, और फिर इलेक्शन के बाद कांग्रेस का एक जारहाना रवैया। ये वो सारी चीज़ें हैं जो कि आपको इस पूरे टाइम पीरियड में सामने निगाह में रखनी है, और यही वो चीज़ें हैं कि जो नफरत की बुनियादें 1947 में फिर अलहदगी के ऊपर जाके ख़त्म होंगी। यहाँ तक कोई अब सवाल करना चाहें तो कर सकते हैं आप लोग, जिसको भी कोई सवाल सर फिर करना। मुसलमानों के जॉब्स के मसले हल हो गए थे इस चीज़ से मतलब यहाँ आने के बाद मुसलमानों के जॉब्स के जो मसले हो रहे थे पहले, फिर वो हल होना शुरू हो गए थे कहाँ आने पर? यहाँ तक आप यहाँ आकर? पाकिस्तान आने, जी पाकिस्तान आने के बाद भी किसी हद तक आपको उन्हीं मसाइल का सामना है जो कि आज भी आप लड़ाई लड़ रहे हैं। वो जिन लड़ाई आपने कांग्रेस से लड़ी थी, फिर वो आपने यहाँ के मकामी अफराद से लड़ी। आप सबके लिए होगा कि बांग्लादेश हमसे सिर्फ अलहदा इसी वजह से हुआ कि उन्होंने हमसे जिस चीज़ पर इल्हाद किया था, इत्तेहाद किया था कि हम पाकिस्तान का हिस्सा बनेंगे, हमें कांग्रेस
हिंदू हमारा हक नहीं देते तो आप हमें हक देंगे, हमने उनका हक नहीं दिया तो रिजल्ट क्या हुआ कि वो आज अलग हो गए। आज बलूचिस्तान में जो आज़ादी की पूरी तहरीक है उसकी एक बहुत बड़ी वजह यह है कि जो हमने उनसे भी वादे किए थे कि हम आपको तमाम जायज़ हुकूक देंगे, हम आज तक उनको वो हुकूक नहीं दे सके। सिंध के अंदर सिंध के लोगों को एतराज़ ये कि आज तक हमें इस्टेब्लिशमेंट ने, वफाक ने हमारे हुकूक नहीं दिए। कराची में महाजरों को इससे नहीं एतराज़ है, हज़ारा में हज़ारे वालों को ये एतराज़ है। तो जो कुछ हमने जिस चीज़ का मुतालबा किया था खुद अंग्रेज़ से या कांग्रेस से, वो हम आज तक खुद नहीं दे सके। तो ये हमारी एक पॉलिटिक्स की मुनाफ़त कह लें या हमारी 70 साल की जो गलतियाँ जिसका हम आज तक जो है वो रिजल्ट भुगत रहे हैं। जी, कौन कौन कोई सवाल करना चाह रहा है वो भी पूछ लें। सही है, नाउ और नेवर आर्टिकल और वाइट पेपर सेम चीज़ है? नहीं 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 नहीं, वाइट पेपर एक बिल्कुल अलग चीज़ था और नाउ और नेवर एक अलग चीज़ था। वाइट पेपर जो है वो बुनियादी तौर पे अंग्रेज ने जारी किया था और वाइट पेपर जारी करवाने का जो मकसद था सिर्फ और सिर्फ ये था, इसको आप करतास अबियस कहते हैं, और उसके पीछे उसके मकसद ये था कि अब जो है वो जो मामलात हैं वो इस हद तक ख़राब हो चुके हैं कि ये लोग रिजॉल्व नहीं कर पा रहे हैं। मतलब ना मुसलमान उसको रिजॉल्व कर पा रहे हैं, ना हिंदू उसको रिजॉल्व कर पा रहे हैं। वाइट पेपर वैसे आप में से किसी को अगर नहीं पता हो, मैं अब सवाल नहीं पूछ रहा, टाइम कम रह जाएगा वरना। वाइट पेपर उस सूरत में जारी किया जाता है, जैसे आपने सुना भी होगा हमारी हुकूमतें भी करती हैं, यानी कि जैसे कि पीटीआई की गवर्नमेंट है, पीटीआई की गवर्नमेंट ने कोई काम नहीं किए तो नून लीग प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है और कहती है आज हम वाइट पेपर जारी कर रहे हैं। वाइट पेपर जारी एक तरह से चार्जशीट होती है। चार्जशीट के अंदर आप ये बता रहे होते हैं कि भाई हम इन्होंने ये वादे किए थे, ये नहीं किया, ये कोशिशें की थी, लेकिन ये सारे काम नाकामी की तरफ चले गए। तो वाइट पेपर के अंदर आप यानी कि वाइट पेपर से मुराद उसके ऊपर अगर काला डॉट लग जाए वाइट पेपर पर तो वाजे नजर आता है ना। तो वाइट पेपर के ऊपर आप बताने का मकसद, उसको कहने का मकसद ये था, जो टर्मिनोलॉजी है या इस्तिलाही इसलिए यूज की जाती है कि आपको तमाम खराबियां बताते हैं कि जो कि वहां से हुई होती है, जिसके रिजल्ट में अब आप फैसला करते हैं कि अब हमने ये करने जाना है। तो ये इसलिए बुनियादी तौर पर उन्होंने एक वाइट पेपर जारी किया था, जिसके बाद उन्होंने फिर 1935 का कॉन्स्टिट्यूशन खुद पेश कर दिया था, जो कि मैंने आपसे जिक्र किया था कि उन्होंने अब इस चीज़ का फैसला कर लिया था कि अब हमें खुद ही जो है वो क्या कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन पेश करना पड़ेगा, ये दोनों पार्टियां कुछ नहीं कर सकेंगी। जी, और कौन सवाल कर रहा था? और कोई सवाल किसी के पास कोई बात करने के लिए हो तो कर सकते हैं, वरना आप लोग मुझे जो 2-4-5 लोग बाद में आए वो अपने माइक खोल के मुझे अटेंडेंस दे दे भाई, जो लोग बाद में पहुंचे, क्योंकि आप सबको पता चल गया होगा कि अटेंडेंस के 10 नंबर है, इस दफ़ा अब अटेंडेंस भी लाजमी हो गई है। बाद में कौन कौन आया है माइक खोल के मुझे बता दें। सर मैं पहले ही आया हूँ। कौन? हसनैन। हसनैन आए हो तुम? हाँ हसनैन आए हो, ठीक है, पहले से आया हुआ हूँ सर। जी जी। अली है ना? अली आ गए? अली? अच्छा, ये मुरसल, मुरसल भी अभी आई है कौन? जी सर, अली हैं, शर्मा रहे हैं वो माइक ऑन करने से। अली क्यों शर्मा रहे हो भाई? सर प्राइवेट मैसेज कर रहे हैं, कह रहे हैं मेरी आवाज़ अच्छी नहीं है। अली आपकी अटेंडेंस आ गई है भाई। ये क्या हाल किया हुआ बालों का भाई? सर्वर फट दिया क्या हुआ? अली भी प्रेजेंट हो गया भाई, ठीक है, अली की प्रेजेंट। और कौन आया अभी? कोई जिसकी प्रेजेंटेशन प्रेजेंट ना लगी हो बता दें भाई। 10 नंबर है आप लोगों की अटेंडेंस के, मेरे मैं कुछ नहीं कर सकूंगा, फिर बता रहा हूँ पहले ही, इस दफा 10 नंबर फातिमा की भी अटेंडेंस। थी जी, तो रह तो नहीं सर गया? मेरी भी। कौन कौन? लाइबा। लाइबा, एक सेकंड, लाइबा 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 वसीम। यस सर। जी आपकी भी लग गई। और कौन रह गया? कोई रह तो नहीं गया भाई? अटेंडेंस से कोई रह गया तो बता दे फौरन। समझ सर, सर समझ। समझ 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 जो समझ। यस सर। ठीक है, आपकी भी लगा दी है। और हाथ किसने उठाया हुआ भाई? सर अस्फा। अच्छा, अच्छा आप देर से नहीं है? चलो ठीक है। और सर मैं भी हूँ। कौन? मुरसल। हाँ मुसल की लगा दी। सबकी हो गई अटेंडेंस? सर एक सवाल है सर। जी 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 पूछें। सर आप लेफ्ट साइड पे देख रहे हैं सर, कैमरे में नहीं, ऐसा क्यों सर? कैमरे का तार इतना छोटा है वो बाहर ही नहीं निकल कर आ रहा है, यहाँ फंसाया हुआ उन्होंने। अब एक कोने में फंसा, मैं खींचने की कोशिश करी लेकिन निकल नहीं रहा, छोटा सा तार है बिल्कुल, वो यहीं पे फंसा हुआ है। सर
हिल नहीं पा नहीं सर रहा। मैं पूरे लेक्चर सर मेरी अटेंडेंस लगा दी आपने? कौन? फारे। हाँ फारे की लगा दी थी, फरीदा। फारे की लगा दी थी। तो मैं कोशिश करता हूँ कि इस कैमरे का कुछ हल निकल आए। वो ये कैमरा जो है ना वो खींच नहीं रहा है, क्या कर सकते हैं? सर मेरी भी अटेंडेंस लगा देगा। कौन? सर चैट देख लें आप। अली है सर, अली को डाटा भी मैंने भी हारून की लग गई है। ठीक है, इंसान बन जाओ तुम। इंशाल्लाह फिर मैं ये आप लोगों को पीपीटी शेयर भी कर दूंगा, और 1939 के ऑनवर्ड जो है वो नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह हम लेक्चर शुरू करेंगे अगले हफ्ते। तो कोशिश कीजिएगा कि जो पुरानी चीज़ें वो याद रखें, बाकी चीज़ें जो इंशाल्लाह वो फिर मैं अगली नेक्स्ट क्लास में जिक्र करूँगा। ठीक है? सर, थैंक यू सो मच। ओके भाई, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। सलाम वालेकुम। सलाम। लगी